हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम गुप्त वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। हमने आपके लिए अच्छे लेवल के सिलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने किस से किस अवधि तक शासन किया? अवधि बतानी है आपको। तो गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 319 से लेकर 540 ईस्वी तक गुप्त वंश ने जो है शासन किया था। प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, इसको आप ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश ने 319 से लेकर 540 ईस्वी तक शासन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? सामंत मतलब होता है दोस्तों कि सीमावर्ती राजा, मतलब उस समय जब गुप्त वंश चल रहा था तो उसके सामंत कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, कुषाण थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कुषाणों के उस समय गुप्त वंश सामंत थे। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी सर्वप्रथम, किस गुप्त वंश के शासक ने? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी था? तो गुप्त जो है वंश में कौन सा व्यक्ति था जो महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? तो उस समय थे आर्यभट्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट का संबंध गुप्त वंश से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, डबल स्टार लगा लीजिएगा। गुप्त शासकों की राजकीय या दरबारी भाषा क्या थी? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 8 से 10 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको जान लीजिए। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत गुप्तों की राजकीय भाषा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिन्होंने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त के समय जो है भारत में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ध्यान रखिएगा, कला और स्थापत्य के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कला और स्थापत्य के लिए गुप्त वंश जो है प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ध्यान रखिएगा, भानुगुप्त से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भानुगुप्त से एरड़ अभिलेख का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था, किसके शासन काल में भारत में आया था? फाहियान जो था किसके शासन काल में भारत में आया था? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है फाहियान भारत में आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गोल्डन एज जो है भारतीय संस्कृति का किसे कहा जाता है? तो गुप्ता काल को ही। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल को ही भारतीय स्वतंत्र संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? कविराज की उपाधि किसे दी जाती है? ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट लिए हैं, सेलेक्टेड हैं। आप किसी भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? शक्रोपम किसे कहा गया? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कहौम स्तंभ लेख। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त को कहौम स्तंभ लेख में शक्रोपम के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में मंदिर निर्माण का जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ से एक दो प्रश्न पूछा जाता है कि पहले तो ये ध्यान रखिएगा विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शकों द्वारा उन्मूलन के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, धनवंतरी थे, धनवंतरी कौन थे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबारी नवरत्न थे, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे। आपको ध्यान होगा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि धनवंतरी पुरस्कार किससे संबंधित है, चिकित्सा से, तो इन्हीं के नाम पे जो है इस पुरस्कार को रखा गया धनवंतरी के नाम से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? हरिसेन जो थे किस शासक के दरबारी थे, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी थे लेखक हरिसेन। आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने की मुद्राओं को क्या कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दिनार। गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं होती थी उनको दिनार के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई, तो ध्यान रखिएगा गुप्त काल में बाल विवाह का आरंभ हुआ था सर्वप्रथम भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सती प्रथा का पहला उल्लेख, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख जो है पहली बार कहां से मिला, तो ध्यान रखिएगा, एरड़ अभिलेख। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एरड़ अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुमारगुप्त को। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर का भी प्रश्न है। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? फ्रेंड्स, सोने के सिक्कों को तो दिनार कहा जाता था, लेकिन चांदी के सिक्कों को ध्यान रखिएगा रूपक के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? ध्यान रखिएगा, गुप्त युग को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में करवाया है, अंकित करवाया है? किसने जो है अपने आप को बीड़ा बजाते हुए आकृति में दर्शाया है? ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त, जो कि एक बीड़ा वादक भी था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? कौन सा गुप्त शासक था जिसने दक्षिणापथ पर स्थित 12 राज्यों पर विजय हासिल की थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने जो है 12 राज्यों पर विजय हासिल की थी साउथ में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्वराज जो छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि के नाम से कौन जाना जाता था? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, गुप्त राजा कौन था जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, परम भागवत के नाम से कौन जाना जाता था या उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, माफ कीजिएगा, समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो ध्यान रखिएगा, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हरिसेन किसका दरबारी था? हरिसेन किसका दरबारी था? तो ध्यान रखिएगा, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और वह समुद्रगुप्त का राज दरबारी था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम गुप्त शासक कौन था? यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अंतिम गुप्त शासक कौन था पूछा जाता है। किसी भी राजवंश की अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रथम और अंतिम तो जरूर याद किया करिए, यहां से प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त राजवंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तों का राज चिन्ह था, गुप्तों का क्या राज चिन्ह था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है यह भी, गुप्तों का राज चिन्ह था गरुड़। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गरुड़। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो ध्यान रखिएगा स्कंदगुप्त से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त। किस श्रीलंकाई शासक ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी? कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त से श्रीलंकाई शासक ने गया में, बिहार में जो कि पड़ता है, वहां पे एक बौद्ध मठ बनाने के लिए अनुमति मांगी थी। ध्यान रखिएगा, मेघवर्ड वहां के शासक थे श्रीलंका के, उन्होंने बौद्ध मठ बनाने के लिए गया में समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबोधि संघाराम विहार का निर्माण किसने कराया? तो उसी प्रश्न से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, मेघवर्ड ने ही कराया था। जो गया में जमीन मांगी थी, अनुमति मांगी थी, तो उस बिहार का क्या नाम था? महाबोधि संघाराम विहार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध कवि कालिदास किस शासक के शासनकाल में थे? प्रसिद्ध कवि जो थे कालिदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कालिदास जो है फेमस राइटर थे इंडियन, तो पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि किसके शासनकाल से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, पंचतंत्र किस काल की प्रमुख रचना है? पंचतंत्र किस काल की प्रमुख रचना है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त काल की। गुप्त काल की फेमस रचना थी पंचतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हूणों का आक्रमण, प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? हूणों का प्रथम आक्रमण, तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन माफ कीजिएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा गुप्त शासक एक कुशल वीणा वादक था? कौन सा गुप्त शासक एक कुशल वीणा वादक था? तो अभी हमने बताया कि समुद्रगुप्त ने जो है अपने सिक्कों पर एक तरफ स्वयं को वीणा बजाते हुए दर्शाया था, तो समुद्रगुप्त ही था जो एक कुशल वीणा वादक भी था। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।